जो है वो बताता है आपको कि जेनेटिक्स के लॉज क्या है। ठीक है, मतलब जो जीन्स एक्शन करता है बॉडी में, जो जीन्स का परफॉर्मेंस होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जो जीन्स ट्रांसफर होता है वो जीन्स किस पैटर्न पे जाता है, कौन से लॉस को फॉलो करता है, किसके अंदर वो लॉस फॉलो नहीं होते हैं, और जीन्स के ना जा पाने की वजह से या एबनॉर्मेलिटीज के वजह से बॉडी में क्या क्या नए कैरेक्टर्स आते हैं या क्या कैरेक्टर्स नहीं आते हैं। तो ये पहला चैप्टर इसी के बारे में है। तो इसीलिए इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो व्हेन वी हैव हर्ड द टर्म प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ऑलवेज टॉक अबाउट द लॉज। ठीक है, मतलब जीन्स किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। आप में से कोई बच्चा जीन को डिफाइन कर सकता है अपार्ट फ्रॉम यूनिट ऑफ हेरिडिटी? आप में से सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इंटरनेट अनस्टेबल हो गया था जिसके वजह से हम आई वॉज टीचिंग एवरीथिंग और आप लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो आई वॉज आस्किंग यू कि व्हाट इज जीन। जीन क्या होता है बच्चों? जीन सर क्या होता है? जीन का मतलब कि इनहेरिटेंस का जो यूनिट होता है ना, फंक्शनल और अपार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चरल, दिस डेफिनेशन, जो हमारे इस कैरेक्टर डेफिने को। इस डेफिनेशन के अलावा कोई और चीज जो जीन को डिफाइन करती हो अच्छे से? एनीवन इन द स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन जो जीन का मतलब हाँ, है डीएनए का एक पार्ट जो हमारे कैरेक्टर को चूज करता है। वेरी गुड। तो जैसा कि बच्चे ने बताया कि जीन जो होता है वो क्या होता है, कोडॉन्स का ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है बच्चों? कोडॉन्स। उन कोडॉन्स का ग्रुप, जो कोडॉन्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्रोटीन बनाते हैं। कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनाते हैं और वो प्रोटीन फर्दर जाकर के एक पर्टिकुलर क्या बनाता है बच्चों, कैरेक्टर बनाता है। समझ में आया आप लोगों को? अब आप बताइए कोडॉन्स क्या होते हैं? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज कोडॉन? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? डीएनए का एक एक पार्ट को कोडन कहते हैं क्या? अच्छा, एक एक पार्ट। ओके, डीएनए किससे बना होता है ये बताइए बच्चों, जल्दी से। वेरी गुड।
डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब तीन चीजों का मिक्सअप। कितनी चीजों का मिक्सअप बच्चों? तीन चीजों का। शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, तो एसपीएन का मिक्सअप न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और कितने न्यूक्लियोटाइड्स? 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के क्या बनाते हैं? एक कोडॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? एक कोडॉन बनाते हैं। तो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक कोडॉन बना रहे हैं, और कई सारे कोडॉन्स मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक जीन बना रहे हैं। तो यहां पर कोडॉन का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। इसका और भी कुछ मतलब होता है क्या बच्चों? ये तो मैंने एक केमिकल मीनिंग बता दिया। इसका बायोलॉजिकल कोई सिग्निफिकेंस है क्या कोडॉन का? हमने 3 न्यूक्लियोटाइड को ही कोडॉन क्यों बोला? हम 4 को भी बोल सकते थे, 5 को भी बोल सकते थे। बताइए बच्चों, why we have called 3 nucleotides a codon? Because 3 nucleotide is responsible for producing one amino acid. Understood students? तो जब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको जीन्स के बारे में पता होना चाहिए। गॉट इट? तो डीएनए का सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है स्ट्रक्चरली, और 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के एक कोडॉन बनाते हैं, क्योंकि एक कोडॉन बराबर एक अमाइनो एसिड। और बहुत सारे कोडॉन्स मिलकर के बहुत सारे कोडॉन्स मिलकर के एक जीन बनाते हैं, और एक जीन मतलब एक प्रोटीन। गॉट इट और नॉट? एवरीवन गॉट इट और नॉट? हाँ सर। अभी लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ा? कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो प्रोजेनी बनाता है, जो ऑफस्प्रिंग बनाता है, वो सेम काइंड का बनाता है। प्रोजेनी ऑफ सेम काइंड। ठीक है, तो बच्चों ये बताइए, जब हम बोलते हैं प्रोजेनी ऑफ सेम काइंड, तो इसके पीछे क्या मोटिव है हमारा? व्हाई वी टोल्ड प्रोजेनी ऑफ सेम काइंड? बोलिए बच्चों, व्हाई वी टोल्ड प्रोजेनी ऑफ सेम काइंड? because they carries the same chromosomes. Good, because they carry the same genetic material. They carry the same genetic material. यही तो मतलब है बच्चों। ऑल ऑफ यू आर अग्रीड अबाउट इट? कि कोई भी ऑफ स्प्रिंग, जैसे इंसान का बच्चा इंसान बन रहा है क्योंकि उसके अंदर इंसान का जेनेटिक मटेरियल गया है। कुत्ते का बच्चा कुत्ता बनता है क्योंकि उसके अंदर कुत्ते का जेनेटिक मटेरियल गया है। ठीक है, हाथी का बच्चा हाथी बनता है क्योंकि हाथी के अंदर हाथी का जेनेटिक मटेरियल गया है। अच्छा, एक बात और बताइए, इससे और आपके जीन्स के बारे में क्लियर होगा। कोई दो कोई दो स्पेसीज जनरली आपस में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाते? जल्दी बताइए। फर्स्ट स्पेसीज सेकंड स्पेसीज अगर इनका रिप्रोडक्शन हो तो ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे? एनीवन इन द क्लास? क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट। वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर दिया और सही आंसर दिया, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई ना बच्चों आप लोगों को, कि अगर किसी दो ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट है तो उनके बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। और अगर गलती से पॉसिबल हो गया तो उनके ऑफस्प्रिंग का आना पॉसिबल नहीं है। और अगर गलती से ऑफस्प्रिंग आ गया तो फिर क्या पॉसिबल नहीं है बच्चों?
वेरी गुड, उनकी फर्टिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो हर चीज आपको जो जाननी है वो जीन के लेवल पे ही जाननी है। आपने रिप्रोडक्शन जो पढ़ा वो एक बड़ा लेवल था, वो एक ब्रॉड लेवल, ब्रॉड कंसेप्ट था। लेकिन अब आपको क्या करना है, बहुत छोटी छोटी पार्ट्स में जेनेटिक्स को पढ़ना है, समझना है। क्या हुआ बच्चों? यूल यूल कैसे बनते हैं? टूल कैसे बनते हैं? अच्छा, म्यूल आप पूछ रहे हैं ना? हाँ सर। देखिए, म्यूल क्या है? म्यूल फर्टाइल होता है क्या? म्यूल दो स्पेसीज से बना है, एक फीमेल हॉर्स है, मेल डंकी है। लेकिन क्या ऑफस्प्रिंग फर्टाइल नहीं है ना? इसीलिए मैंने ये नहीं बोला कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, मैंने बोला कि रिप्रोडक्शन हो भी सकता है लेकिन फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। म्यूल भी एग्जाम्पल है, लाइगर भी एग्जाम्पल है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट दे आर नॉट फर्टाइल। अंडरस्टूड? सर हाँ, तो ठीक है, एक बात बताइए बच्चों, सपोज दैट आप लोग 16th सेंचुरी में है। जस्ट एज्यूम करिए आप लोग कि आप लोग अभी 16th सेंचुरी में है, और 16th सेंचुरी में अभी मतलब बहुत ज्यादा सेल के बारे में रिसर्च नहीं हुआ है, जीन्स और क्रोमोसोम के अंदर की चीजें अभी हम नहीं जान पाए हैं, ठीक है? और आपको ये चीजें दिख रही हैं, एक ह्यूमन बींग को अराइज कर रहा है, कुत्ता कुत्ते को अराइज कर रहा है, बिल्ली बिल्ली को अराइज कर रहा है। आपका क्या परसेप्शन होता है उस टाइम पे? अगर आप सोचते इसके बारे में तो आपका क्या परसेप्शन होता? थोड़ा सा सोचो, आंसर आएगा। एनीवन? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या परसेप्शन आएगा। आप लोग यही सोचते कि सब ऊपर वाले की देन है, ठीक है, सब कुदरत का करिश्मा है, ठीक है। ऊपर वाले ने क्या किया है कि हम मतलब इंसानों के पेट में इंसान का बच्चा डाल दिया, जानवरों के पेट में जानवरों का बच्चा डाल दिया। और ऐसा हम लोग नहीं सोचते, उस समय जितने भी लोग थे सब यही सोचते थे, सब लोग लगभग लगभग यही सोचते थे, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट आया जिसने सबके रिलीजियस पर्सपेक्टिव को चैलेंज किया। क्या नाम था उसका बच्चों? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग जो मानते हैं कि पेट में जो बच्चा है, किसी भी जानवर के पेट में बच्चा है, वो नेचर्स का मैजिक है, ठीक है। वो नेचर का मैजिक नहीं है, उसके पीछे एक साइंस छुपी हुई है। उस समय हालांकि उनको भी नहीं पता था कि क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन उन्होंने एक नाम दिया बच्चों उन चीजों के लिए। वो नाम क्या था? एनीवन? वेरी गुड, उन्होंने एक नाम दिया कि माँ बाप से बच्चों में एक चीज जाती है जिसका नाम क्या है? फैक्टर है, ठीक है। और वो फैक्टर ही क्या डेवलप करता है बच्चों? क्या डेवलप करता है? कैरेक्टर। गॉट इट? अब आप बताओ, जहां पर इतने सारे रिलीजियस लोग भरे पड़े हों, सबके रिलीजन में ये तो है कि भाई गॉड ने ही, या अल्लाह ने ही, या जिसके जो जो गॉड थे, ठीक है,
सबने अपने अपने गॉड के हिसाब से मान रखा था कि हाँ हमको इस गॉड ने बनाया, हमको इस गॉड ने बनाया, हमको इन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया। वैसे टाइम पर एक साइंटिस्ट आकर के ऐसा बात बोल दे कि बाबू ऐसा है कि गॉड वॉड ने नहीं बनाया आपको, आपको आपके माँ बाप के जीन ने बनाया है। मतलब उन्होंने फैक्टर बोला कि आपको आपके माँ बाप के फैक्टर ने बनाया है। ठीक है, मम्मी पापा ने रिप्रोडक्शन किया है और रिप्रोडक्शन में उनके सेक्स सेल्स गए हैं, उस सेक्स सेल्स में फैक्टर प्रेजेंट थे। ये फैक्टर्स ने क्या किया है, इन फैक्टर्स ने आपकी बॉडी के सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक हर एक कैरेक्टर को डेवलप किया है आपके अंदर। ठीक है, और जो आप ग्रो हुए हैं ना, वो उन फैक्टर्स के कोडिंग की वजह से, मतलब उस फैक्टर के कोड को डिकोड करने की वजह से हुए हैं। आप बताओ आप क्या करते मेंडल के साथ? आप सपोज दैट आप 16 सेंचुरी में, 17 सेंचुरी में है, बहुत रिलीजियस है आप, और उस समय कोई आकर के ऐसा बोल दे, आप क्या करते? आप तो ये कहते हैं ना, कुफ्र है, शिरक है, बिद्दत है, ये है वो है, इसके ऊपर फतवा लगा दो, ये कर दो वो कर दो, यही बोलते हैं ना आप लोग? कुछ तो बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ देखो कितने तेज हैं, ये सारे के सारे कारी साहब लोग पड़े हुए हैं हमारे। हाँ सर, हाँ यही बोलते, इससे ज्यादा बोलते, आप तो कम बोले। तो कहने का मतलब है बच्चों कि जेनेटिक्स के जो बेचारे ये फादर हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको अपना खुद का खिताब, अपना खुद का टाइटल पाने में 100 साल लगा, इनके मरने के बाद। मतलब मरने का काम करने के 100 साल बाद, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 साल बाद इनको क्या मिला, इनको टाइटल मिला, क्योंकि आप ही की तरह बहुत सारे लोग थे। समझे बच्चों? जिन्होंने इनके ऊपर अपने अपने हिसाब से गलत बयानी की, बयानबाजी की, और उसका यही सिला हुआ कि ये बेचारे अफसोस में मर गए खाली। उस समय एक और साइंटिस्ट थे जो रिलीजन को चैलेंज कर रहे थे, और उनका भी काम इनसे कुछ मिलता जुलता ही था, लेकिन वो जीन के लेवल पे नहीं खेल रहे थे, वो थोड़ा और ब्रॉड लेवल पे जा रहे थे। उनका नाम पता है? डार्विन। वेरी गुड, उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। ठीक है बच्चों, एक मिनट। तो चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दूसरा कंसेप्ट ट्राई किया। उन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब के सब किसी एक ही एंसिस्टर से आए हुए हैं। और भाई जाहिर सी बात है, तुमको कोई बोल दे कि भाई तुम इससे आए हो, रेप्टाइल से आए हो, ठीक है, बर्ड्स रेप्टाइल से आए हैं, रेप्टाइल्स एम्फीबियन से आए हैं, एम्फीबियन एप से आए हैं, तो कोई नहीं मानेगा इस बात को। यही हुआ भी। लेकिन डार्विन को क्या था ना, डार्विन को बहुत सारे साइंटिस्ट का सपोर्ट था, मेंडल को किसी का सपोर्ट नहीं था। म्यूट कर लीजिए बच्चों, आपकी आवाज बहुत वो हो रही है। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
ओके, सो चलिए डार्विन की हिस्ट्री जानते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डार्विन। तो डार्विन ने कहाँ कहाँ पढ़ाई की थी बच्चों? ये किस चीज के स्टूडेंट थे, जल्दी बताइए। सॉरी, मैं डार्विन के बारे में, सॉरी सॉरी सॉरी, मेंडल। मेंडल किस चीज के स्टूडेंट थे बच्चों? मेंडल जो थे स्टैटिस्टिक्स यानी कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया? फादर ऑफ जल्दी चर्च। बताइए। फादर ऑफ चर्च। हाँ, इसके बाद इन्होंने फादर बन गए, मतलब वो वाले फादर नहीं, चर्च के फादर बन गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया? गार्डन। क्या किया? गार्डनर। हाँ, ये इन्होंने नेचुरल साइंस में फिर डिग्री ली, और नेचुरल साइंस में डिग्री लेते हुए ये इनका अपना अच्छा खासा बोटेनिकल गार्डन था, मतलब पर्सनल बोटेनिकल गार्डन था इनके पास। और उन्होंने ठान लिया कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा इन लोगों को, कि जो लोग नहीं मान रहे मेरी बात, कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में कुछ जाता है, ठीक है। और वो कोई जादू नहीं है, वो कोई नेचर का मैजिक नहीं है, वो कोई गॉड का मैजिक नहीं है। वो चीज क्या कहलाता है बच्चों? क्या कहलाता है बच्चों? फैक्टर। फैक्टर। फिर उन्होंने ये भी बताया कि फैक्टर्स आर स्पेशल कोड्स। फैक्टर्स जो होते हैं ये स्पेशल कोड्स होते हैं, जो कि आगे चल करके क्या डेवलप करते हैं? कैरेक्टर डेवलप करते हैं। तो ये थी मेंडल की कहानी, ठीक है। मेंडल ने इसके लिए कौन सा प्लांट चूज किया था बच्चों? पी प्लांट, जिसको हम पाइजम सेटाइवम के नाम से जानते हैं। तो ये बताइए पाइजम सेटाइवम ही क्यों चूज किया उन्होंने? कोई 5 रीजन बताइए जल्दी से। लेस फर्टिलाइजेशन टाइम। सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब इसमें सेल्फिंग हो सकती थी। क्रोमोसोम डिप्लॉयड। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ अर्ली जनरेशंस, इसमें जो अगली जनरेशंस थी वो बहुत जल्दी आ जाती थी। और डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, इनके 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मिले थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। लाइफ साइकिल इज वेरी फास्ट। These are bisexual plant. ओके, बाइसेक्सुअल हैं तभी, और ठीक है ये भी लिख दे रहे हैं, बट सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल ये एक ही पॉइंट हम लेंगे। और साइकिल इज फास्ट। लाइफ साइकिल फास्ट। ठीक है, लाइफ साइकिल फास्ट है। लेस क्रोमोसोम नंबर। दो और दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी तक आप लोगों ने नहीं बताई। सर पीस को होने के लिए कम स्पेस लगता है। और कुछ? चलिए ठीक है, और बहुत से पॉइंट्स है इसके। दो और चीजें हैं जो मुझे जाननी है, बहुत जरूरी है। नो सीड डोमेंसी। हम्म, सबसे बड़ी चीज थी, देखो मेंडल के पास तो जीन्स नहीं थे ना, फैक्टर्स नहीं थे ना। नो सर। तो जब किसी को आप ऐसी चीज के बारे में बता रहे हैं जो चीज अभी डिस्कवर नहीं हुई है, जिस चीज के बारे में किसी को आइडिया नहीं है, तो आपको उसके प्रूफ को और ज्यादा क्या करना होता है? विजिबल करना होता है, ठीक है। और किसी प्रूफ को विजिबल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स।
क्या चीज बच्चों? ऐसे कैरेक्टर्स जो हों भी और दिखते भी हों, ऐसा नहीं कि सिर्फ हैं, बहुत रेयरली अपीयर होते हों। और इसका सबसे बड़ी चीज आप लोगों ने नहीं बोली, वो जो था, ठीक है, हर जगह ये पाया जाता है, इजिली अवेलेबल एवरीवेयर। ऐसा नहीं था कि वो ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके रिसर्च कर रहे हैं तो इंडिया के लोग उसको नहीं समझ पाए। आज तुम पी प्लांट इतनी अच्छे से क्यों बोल पा रहे हो, इतना रिलेट क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे यहाँ मिलता है ना। अंडरस्टूड और नॉट? हाँ सर। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लास्ट में लिखा, ठीक है, कि इजीली होता है अवेलेबल हर जगह पर, और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब इनके जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो ऑब्जर्वेबल भी थे। यही वजह थी कि मेंडल ने ये प्लांट चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं बच्चों। ये तो खैर जेनेटिक्स का वो है, ठीक है। ये सब डेफिनेशन तुम लोग को पता है कि नहीं? हेरिडिटी किसको कहते हैं, वेरिएशन किसको कहते हैं? एनवायरमेंटल वेरिएशन या हेरिडिटरी वेरिएशन? बता दीजिए सर। चलो मैं एक एक करके बता देता हूँ, उसके बाद आता हूँ कंट्रास्टिंग ट्रेट पर। जेनेटिक्स अभी मैंने बता दिया कि जेनेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, जीन्स के लेवल पर, ब्रॉड लेवल पे नहीं, कैरेक्टर के लेवल पे नहीं, जीन्स के लेवल पर। हेरिडिटी मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, उसके बारे में स्टडी करना हेरिडिटी होती है, ठीक है। वेरिएशन जो होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बीच में जो चीजें चेंज होकर के जा रही हैं या जो चीजें वेरिएंट के फॉर्म में पहुंच रही हैं, मतलब जो चेंजेबल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो वेरिएशन कहलाते हैं। तो पहला वेरिएशन वो है जो पेरेंट ने बच्चे में भेजा। दूसरा वेरिएशन वो होता है जो बच्चे ने खुद इन्वायरमेंट से अडॉप्ट किया, ठीक है। तो वो अपने हो सकता है अपनी अगली जनरेशन में उस कैरेक्टर को भेज पाए, या हो सकता है कि ना भेज पाए, ठीक है। इसको हम लोग इवोल्यूशन में और डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्वायर्ड जो वेरिएशन होते हैं या ट्रेड्स होते हैं, ये कब हेरिटेबल होते हैं और कब नॉन हेरिटेबल होते हैं, ठीक है बच्चों। सर तो ग्रेगर जॉन मेंडल को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन मॉन्क, मॉन्क मतलब फादर ही है, ठीक है। इनके रिजल्ट्स जो थे, ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, उसमें इन्होंने अपने जो भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे उसको बताया था, ठीक है। पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। इनके पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि 1822 से 84 में मोराविया ऑस्ट्रिया में ये पैदा हुए, और बचपन में ही स्कूल का छोड़ दिया। उसके बाद मतलब ये उन्होंने फादर के तौर पे ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद मोनास्ट्री के हेड बन, मतलब सॉरी, ब्रोन ऑस्ट्रिया के मोनास्ट्री के हेड बने। फिर यूनिवर्सिटी में जाकर के नेचुरल हिस्ट्री पढ़ी, मैथमेटिक्स पढ़ा 2 साल के लिए, ठीक है। और बाद में टीचर बने नेचुरल हिस्ट्री और मैथमेटिक्स के। फाइनली उन्होंने ऐसी टाइम पर, जब वो टीचिंग कर रहे थे उसी टाइम पर पी प्लांट पे उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, और फाइनली उसको मैथमेटिक्स के साथ फॉर्मुलेट करके अपने लॉज दिए। करेक्ट बच्चों? हाँ सर। हाँ, तो फाइनली जो लॉ आया इनका वो 1865 में पब्लिश हुआ। ट्रांसलेशन ऑफ द कैरेक्टर इज द नेम ऑफ दैट वेरी बुक जिसमें इन्होंने अपने रिजल्ट को पब्लिश किया था। ये तो खैर आगे का पार्ट हो गया, चलिए ठीक है।
तो ये है वो 7 कैरेक्टर्स जो मेंडल के द्वारा लिए गए थे। मेंडल ने इन 7 कैरेक्टर्स के ऊपर ही अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था और इन 7 कैरेक्टर्स पे ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे। अच्छा बताओ बच्चों, एक कैरेक्टर से भी तो हो सकता था, 7 कैरेक्टर्स क्यों? एनीवन? मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट को एक कैरेक्टर के साथ भी कंडक्ट कर सकते थे, और अगर डाई हाइब्रिड में करना था तो 2 कैरेक्टर के साथ कर सकते थे। व्हाई हैव टेकन 7 कैरेक्टर्स? भले ही किताब में एक कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर है, लेकिन मेंडल ने सातों कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया है, मतलब सातों कैरेक्टर पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ठीक है, चाहे मोनो हाइब्रिड में हो चाहे डाई हाइब्रिड में हो। बताइए भाई, नेट चला गया क्या? नेट तो है, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर हाँ बताइए। ये कैरेक्टर से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगेन फिर से बोलिए, मुझे आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ पाई। एक कैरेक्टर से वो सब कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना। ठीक है, एनीवन विथ अदर सजेशन? 7 डिफरेंट कंट्रास्टिंग ट्रेट क्यों? अच्छा चलो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं क्या? सर दूं? अलग अलग कैरेक्टर को चूज करने के लिए अलग अलग जीन होता है, तो एक को अगर चूज करेगा तो एक ही जीन में, और 7 अलग अलग में करना हो तो 7 जीन को लेकर और एक्सपेरिमेंट फ्रूटफुल होगा। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। सपोज दैट मैंने जाकर के एक टी शर्ट लिया 100 रुपए का। ठीक है, 100 रुपए का टी शर्ट मुझे अच्छा मिल गया, और मैं जाकर के किसी से बोलूंगा कि यार ये 100 रुपए का टी शर्ट बहुत अच्छा होता है, तो मेरी बात पे कितने लोग बिलीव करेंगे ये बताओ? और एक। बहुत कम लोग बिलीव करेंगे ना, हाँ सर। क्योंकि कोई नहीं मानेगा कि 100 रुपए का टी शर्ट अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं अगर 10 टी शर्ट खरीद के या उन्हीं को लेकर के जाऊं और 10 अलग अलग टी शर्ट खरीदूं उनके सामने ही 100 100 रुपए का, और सब टी शर्ट की क्वालिटी अच्छी हो, तो सब बिलीव करेगा कि नहीं करेगा कि हाँ 100 रुपए का टी शर्ट अच्छा होता है? रहेगा सर। या मेरे साथ आप लोग भी 10 लोग साथ में चले मेरे, ठीक है, और दूसरों को बताएं कि हाँ भाई 100 रुपए का टी शर्ट अच्छा है, तो जब 10 लोगों के मुंह से ये बात सुनोगे, या 10 अलग अलग लोगों को देखो कि भाई टी शर्ट पहने हुए जिसकी क्वालिटी अच्छी है और उसका दाम भी 100 रुपए है, तो मानोगे ना? सर। अब आंसर पता चला? हाँ हाँ सर। मेंडल मेंडल ने ना सांप के बिल में हाथ डाला था, तो कोई एक एक्सपेरिमेंट पे अगर वो अपना लॉ दे देते ना, तो वो सब लोग क्या बोलता? कि तुक्का है, कोइंसिडेंस है, सब यही बोलता ना। हाँ सर। आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं मेंडल के बारे में, कि मेंडल के खिलाफ कितने लोग थे? इवन की जितनी बायोलॉजिस्ट कम्युनिटी थी,
मतलब बायो वाले जितने थे सब के सब खिलाफ हो गए थे उनके। पढ़ा है कि नहीं ये बात? सर अगर इतने लोग खिलाफ हों और आप सिर्फ एक चीज के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दे दो, तो कौन मानेगा? नहीं। हालांकि माना फिर भी नहीं लोगों ने, उस टाइम पर नहीं माना फिर भी लोगों ने, ठीक है। बट एनी हाउ इन्होंने जो लॉ दिए वो सॉलिड प्रूफ के साथ दिए, ठीक है। इन्होंने अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई कमी नहीं रखा। तो पहला रीजन ये है कि जब आप ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो तो क्या होता है कि लोग बिलीव ज्यादा करते हैं। और दूसरा क्या होता है, आपके रिजल्ट के, जो आपका रिजल्ट है आ रहा है जो कुछ भी, ठीक है, उसका राइट होने का चांस बढ़ जाता है। अगर 7 एक्सपेरिमेंट में सेम रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब वो लॉ बहुत हद तक क्या है, सही है। गॉट इट और नॉट? सर यस सर। तो चलिए ठीक है बच्चों, तो आप बताइए सीड शेप, सीड कलर क्या है? इससे बताइए। शेप होगा राउंड और रिंकल होगा। कलर येलो और ग्रीन। कभी आप लोगों ने पाइजम सेटाइवन का फ्लावर देखा है कि नहीं रियली में? देखा है। हाँ देखा। किस कलर का होता है? कल ग्रीन। ग्रीन। पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है बच्चों? पर्पल कलर का होता है और बड़ा ही प्यारा लगता है देखने में, ठीक है। इसमें एक और चीज देनी चाहिए थी, फ्लावर कलर, जो नहीं दिया है। फ्लावर कलर एक पर्पल हो सकता है, एक वाइट हो सकता है इसका, बट नहीं दिया है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है बच्चों? ऊपर सारे के सारे डोमिनेंट दिए हुए हैं और नीचे सारे के सारे रेसेसिव, मतलब क्या है? नॉर्मल इंग्लिश में बात करें तो डोमिनेंट मतलब जो अच्छा है, ठीक है, जो डोमिनेट कर रहा है, हाँ सर। जो हर जगह दिख रहा है। रेसेसिव मतलब जो दबा कुचला बेचारा, जिसको कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है। हाँ सर। बायो में डोमिनेंट और रेसेसिव किसको कहेंगे? सेम डेफिनेशन है या कुछ और? बताओ भाई। इससे इजी क्वेश्चन तो मैं, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से पूछ सकता हूँ। बायो में डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब क्या होता है? अच्छा ये बता दो, रेसेसिव मतलब कमजोर होता है क्या? हाँ या ना? सर देखो एक बच्चे ने यस सर बोला, बाकी बच्चे कहाँ हो? आवाज नहीं आ रही क्या? रेसेसिव मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, बायो में डोमिनेंट और रेसेसिव में कोई ऊपर कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा कुछ नहीं होता ना, ये बात समझ लीजिए। बस डोमिनेंट मतलब वो चीज जो अपने कैरेक्टर को शो कर पा रहा है, रेसेसिव वो है जो नहीं शो कर पा रहा है। लेकिन इससे ये नहीं हो गया कि रेसेसिव वाला कमजोर है। अंडरस्टूड? अगर कोई अपने कैरेक्टर को शो कर पा रहा है तो बायोलॉजिकली हो सकता है कि वो क्या है,
मजबूत है बायोलॉजिकली कैरेक्टर वाइज, लेकिन इंटरनली ऐसा नहीं है कि वो क्या है, कमजोर है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि दो पेरेंट्स हैं, एक का बाल ब्लैक है और दूसरे का बाल ब्राउन है, ठीक है। उन पेरेंट्स से एक बच्चा हुआ, बच्चे का बाल ब्लैक है, तो बच्चे के अंदर रेसेसिव जीन कौन सा हुआ बच्चों? ब्राउन वाला हुआ ना। हाँ हाँ ब्राउन। तो क्या वो रेसेसिव खराब हो गया? नहीं सर। नहीं। नहीं खराब हुआ ना, बस उसने अपने कैरेक्टर को शो नहीं किया, और ये मजबूरी है। ये क्या है बच्चों? मजबूरी है, क्योंकि दो जीन्स जब मिलते हैं तो उसमें से कोई एक ही अपना कैरेक्टर शो कर पाता है। तो मेंडल ने वही कहा कि भाई जो अपने जीन को शो कर पा रहा है कैरेक्टर को, वही डोमिनेंट है, जो नहीं कर पा रहा रेसिव। हम भी पढ़ेंगे इनके लॉज में फर्दर। फिलहाल आपको कंट्रास्टिंग कैरेक्टर समझ में आ गया? हाँ सर। तो Sir, hello. हाँ बच्चों बोलो, बोलिए। So what is the difference between dominant and recessive? See, biologically there is no difference, okay, but character wise there is a difference. Dominant traits are those which are phenotypically visible, means externally visible, but gene wise they are not recessive, means अगर हम जेनेटिकली देखें, जीनोटाइप वाइज देखें उसको, तो वो कमजोर नहीं है, दे आर नॉट वीक, गॉट इट। बट मॉर्फोलॉजिकली वो अपना कैरेक्टर शो कर पा रहा है। तो जो कर पा रहा है शो, वो क्या है बच्चों? वो डोमिनेंट है। जो नहीं कर पा रहा है वो क्या है? रेसेसिव है। लेकिन ऐसा नहीं कि रेसेसिव अपना कैरेक्टर कभी नहीं शो करेगा। अगर वो है तो कभी ना कभी अपने कैरेक्टर को शो करेगा, जब उसको दूसरा रेसेसिव मिल जाएगा। अंडरस्टूड? Yes. दो तरह के बच्चे होते हैं ना क्लास में। एक होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, पढ़ने में भी तेज होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, टीचर के बीच में रेपुटेशन बना के रखते हैं, लगता है कि हाँ यही बच्चा टॉपर है। और एक वो बच्चा होता है जो चुपचाप रहता है, लगता है कि एकदम वीक है, समझ नहीं पा रहा है, वो लास्ट में धमाका करता है। तो जो लास्ट में धमाका कर रहा है वो रेसेसिव है, ठीक है। वो दिख रहा है बस वैसा। तो दिखने में जो जैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है, स्ट्रांग है। गॉट इट? सर चलिए आप बताइए व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तब लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे। तो दो पेरेंट्स के एक एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाएगा। चलिए मैं पहले कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेता हूं, तब हम लोग लॉस पढ़ेंगे, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी हमको समझाने में और आपको समझने में, अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही पढ़ने लगे तो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। पहला डेफिनेशन हमारा हो गया क्या बच्चों? मोनोहाइब्रिड। जब मोनोहाइब्रिड पढ़ रहे हैं तो एक और चीज पढ़ लेते हैं, डाई हाइब्रिड, ताकि आगे पढ़ाएंगे तो कंफ्यूजन ना हो। अगला फैक्टर तो हम पढ़ ही चुके हैं, एलील। एलील या एलील का एक और नाम होता है, क्या होता है बच्चों? एलीलोमॉर्फ। अगला होगा बच्चों होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। हाँ, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अगला है बच्चों सेल्फिंग एंड क्रॉस।
then test cross and back cross. F1 and F2 generations. Phenotype and genotype. और कुछ रह गया क्या बच्चों? लुकास ओके, सो पेरेंट में भी एक चीज प्योर ब्रीड एक टर्म होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि प्योर ब्रीड क्या होता है। और डोमिनेंट रेसेसिव ऑलरेडी बता दिया, तो आई एम नॉट गोइंग टू से डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है दोबारा से। ठीक है, तो सबसे पहले मोनो हाइब्रिड कौन बताएगा बच्चों? आई थिंक किसी ने बताया था डेफिनेशन अभी। मोनो हाइब्रिड मतलब के कैरेक्टर लेकर पॉज किया जाए तो हाँ, जहां पर सिंगल कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया जाए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट, ये भी मैं लिख देता हूं। कैरेक्टर एंड ट्रेट, चलिए डाई हाइब्रिड बताइए, जहां पर जल्दी से बताइए। डबल कैरेक्टर को लेकर किया जाता है। गुड, जहां पर दो कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस कराया जाए, वेयर वी हैव टू कैरेक्टर्स वेयर वी क्रॉस टू इंडिविजुअल। जब हम सिंगल कैरेक्टर और दो कैरेक्टर बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनिज्म में दो ही कैरेक्टर होगा या एक ही कैरेक्टर होगा जिसके बीच में क्रॉस हो रहा है? ऑर्गेनिज्म में सारे कैरेक्टर सेम होंगे, सिर्फ एक कैरेक्टर डिफरेंट होगा, तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अंडरस्टूड बच्चों? सर और ऑर्गेनिज्म में सारे कैरेक्टर सेम हो और दो कैरेक्टर डिफरेंट हो तो उसको कौन सा क्रॉस कहते हैं बच्चों? डाई हाइब्रिड। एलील किसको कहते हैं बच्चों? एलील से एक वर्ड याद आया। फिर दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होता है और उसको एक दूसरे के अलग होता है। अगर कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है तो एक और टर्म है लोकस, उसको भी डिफाइन करना है। आप लोगों ने सेल चैप्टर पढ़ा था क्या 11th में? हाँ हाँ सर। सेल में क्रोमोसोम था। क्रोमोसोम कैसे अरेंज होते हैं बच्चों? डिप्लॉयड हैप्लॉयड पढ़ा है? क्रोमोसोम कैसे अरेंज होते हैं? पेयर में अरेंज होते हैं। तो जो हाँ, क्रोमोसोम पेयर में अरेंज होते हैं उनको क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स? सिस्टर। सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। तो जब दो क्रोमोसोम्स पेयर में अपेयर हैं, पेयर में और ऑलरेडी अरेंज हैं, उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है। एम आई राइट और नॉट? हाँ, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर क्या है बच्चों? जीन। जीन्स। तो डीएनए के स्पेसिफिक पोजीशन जहां पर कोई जीन लोकेट है, उस पोजीशन को क्या कहते हैं बच्चों? लोकस कहते हैं। ठीक है, और जीन, क्योंकि क्रोमोसोम दो है तो जीन भी कितना होगा बच्चों? तो दो होगा। ठीक है, और ये जो दो जीन्स हैं वो सेम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकते हैं। तो इन दो जीन्स के कॉम्बिनेशन को हम एलील कहते हैं। गॉट इट? हाँ सर एनसीईआरटी में ये टर्म गलत दिया हुआ है। एनसीईआरटी में बोला है कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन को ही एलील कहते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, जस्ट पेयर ऑफ एलील। ठीक है, विच रिप्रेजेंट सेम कैरेक्टर विच कैन बी होमोजाइगस और कैन बी हेट्रोजाइगस आर नोन एज एलील। गॉट इट? फिर से बताइए।
देखो एनसीईआरटी में लिखा है कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन इज नोन एज एलील, बट ये गलत है। ठीक है, एलील को जब तुम डिफाइन करोगे तो बोलोगे पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस रिप्रेजेंटिंग सेम कैरेक्टर आर नोन एज allele. Got it? Got it? सर If the character, listen now, अब समय आ गया है कि तुम लोग कैरेक्टर और ट्रेट के बीच का डिफरेंस समझो। तो तुम लोग क्या समझो, पहले मुझे तुम लोग बताओ कि तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते हो। मैं कितनी देर से ट्रेट और कैरेक्टर बोले जा रहा हूँ। क्या होता है कैरेक्टर एंड ट्रेट? नहीं है सर। डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स को ट्रेट करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर एक होता है, ठीक है, और कैरेक्टर के जो फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर या सब कैरेक्टर्स को हम ट्रेट बोलते हैं। जैसे हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है। हाइट क्या है बच्चों? कैरेक्टर है। अब हाइट कैसी है, लंबी है, मीडियम है, छोटी है, वो क्या है उसका, क्या है उसका बच्चों? ट्रेट है। ठीक है, कलर ऑफ स्किन, तो स्किन कलर एक क्या है बच्चों? कैरेक्टर है। अब स्किन का कलर व्हाइट है या फिर ब्लैक है या फिर मॉडरेट है, ये क्या हुआ उसका ट्रेट। फर्क समझ में आया? हाँ सर। अब मुझे आप डेफिनेशन बताइए एलील की, तब मैं इसको कैरेक्टर और ट्रेट के हिसाब से भी आपको बताऊंगा। जो मैंने डेफिनेशन बताई मुझे वही डेफिनेशन चाहिए, जल्दी बताइए। ये जीन हैविंग टू alternative form. Okay, alleles are the pair of gene present on same locus representing same characters. Representing same कैरेक्टर्स। अभी सेम कैरेक्टर के आगे दो टर्म जोड़ना है। कितने टर्म्स जोड़ने हैं बच्चों? दो टर्म्स। पहला, सेम कैरेक्टर विथ डिफरेंट ट्रेड्स। क्या लिखोगे बच्चों? सेम कैरेक्टर विथ डिफरेंट ट्रेड। तो ये क्या, कौन सा एलील हो जाएगा? हो जाएगा। ये हेट्रोजाइगस हो जाएगा। सेम कैरेक्टर विथ डिफरेंट ट्रेड मतलब हेट्रोजाइगस एलील, एंड सेम कैरेक्टर विथ सेम ट्रेट मतलब होमोजाइगस एलील। वेरी गुड, गॉट इट? ठीक है बच्चों? सर ओके, आई होप आपको होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस समझ में आ गया होगा। मेरा कभी ओके, तो whenever you have to write homozygous और heterozygous एलील के टर्म में लिखेंगे तो इट विल बी मोर गुड फॉर यू टू राइट। ठीक है, और एनसीईआरटी में इस चीज का रेक्टिफिकेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, जहां पर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड दिया है ना, उसको आप सही कर लीजिएगा। गॉट इट? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फिंग, सेल्फिंग किसको कहते हैं बच्चों? मेटिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन। मेटिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन, ये भी बात सही है। और आसान भाषा में बताओ। और आसान भाषा में बताइए बच्चों।
mating of generation cross yes, mating of individuals with same parents. With same parents. Got it? उन इंडिविजुअल्स का मेटिंग जो एक ही पेरेंट से पैदा हुए हैं। तो प्लांट में ऐसे मेटिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्फिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमने दो इंडिविजुअल लिया, दो प्लांट्स लिए सपोज दैट, एक मेल है और एक फीमेल है, और उनसे मान लीजिए 10 प्लांट्स ग्रो हुए हैं, और उन 10 प्लांट्स में आपस में हमने फिर से क्या करा दिया? पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन करा दिया। तो अब उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सेल्फिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अगला टॉपिक है क्रॉस। क्रॉस किसको कहते हैं बच्चों? यहां सेम की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? डिफरेंट। सेम की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? different डिफरेंट। ठीक है, मतलब दो इंडिविजुअल्स जिनके पेरेंट भी अलग अलग हैं, उनके बीच में अगर मीटिंग हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रॉस। ठीक है, गुड। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? F1 generation cross with recessive characters of parallel. ठीक है बच्चों, टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कोई भी जनरेशन, चाहे वो F1 हो चाहे F2 हो, कोई भी जनरेशन को हम क्या करते हैं? पता नहीं, मेरा मार्क पेन टैब कभी कभी काम नहीं कर रहा है, एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, तो if any generation whether it is F1 or F2, if they are simply crossing with whom? Recessive gene, होमोजाइगस रेसेसिव। ऑलरेडी जो रेसेसिव है वो होमोजाइगस होगा। ठीक है, तो रेसेसिव जीन के साथ जब हम क्या करा लेते हैं? क्रॉस कराते हैं। किसके लिए कराते हैं? टू फाइंड आउट वेदर द F1 जनरेशन एलील इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो ऐसे टेस्ट को हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। अंडरस्टूड? तो जब हम F1 और F2 के प्रोजेनी को पता लगाने के लिए कि वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस, पता लगाने के लिए किसके साथ क्रॉस कराएं? उससे रेसेसिव के साथ। तो ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं बच्चों? Cross. टेस्ट क्रॉस। तो आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, तो सपोज दैट यहाँ पे थोड़ा, एक मिनट, हाँ, आप लोग बताइए, अगर कोई ट्रेट F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस है, क्या है बच्चों? Yes. हेट्रोजाइगस है, और उसका हमने टेस्ट क्रॉस कराया, तो वो क्या देगा रिजल्ट में? 50% टॉल, 50% शॉर्ट देगा। और अगर कोई होमोजाइगस है और उसका हमने टेस्ट क्रॉस कराया, तो वो क्या देगा बच्चों? 100% टॉल। तो बहुत इजी मेथड है ना टेस्ट करने का। तो कुल मिला जुला करके मेंडल ने ये तरीका निकाला था पता करने के लिए कि जो जनरेशन आ रही है या जो फैक्टर्स हैं वो होमोजाइगस हैं कि हेट्रोजाइगस है। अंडरस्टूड? बैक क्रॉस क्या होता है बच्चों? ऑफस्प्रिंग के साथ जब पैरेंटल का क्रॉस कराते हैं। रिपीट अगेन। सर डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट और रिसेसिव जो कुछ कोई भी F1 जनरेशन में क्रॉस करना। देखो बच्चों, किसी प्रोजेनी का आप उसके पेरेंटल जीन के साथ फिर से क्रॉस करा देना क्या कहलाता है? बैक क्रॉस।
तो अगर तुमको F2 का बैक क्रॉस कराना है तो किसके साथ कराओगे? F1 F1 के साथ। और F1 का कराना है तो किसके साथ कराओगे? parental generation. पेरेंटल जनरेशन। गुड। F1 क्या होता है बच्चों? First generation. First generation. ये हमारे फर्स्ट फिलियल जनरेशन होते हैं जो हमारे पहले जनरेशन के ऑफस्प्रिंग को रिप्रेजेंट कराते हैं। F2 कौन होते हैं बच्चों? Second generation. हाँ, ये सेकेंड जनरेशन कैसे आती है? Cross of F1. हाँ, गुड। अच्छा, F1 का आपने क्रॉस बोला, क्रॉस बोलोगे या सेल्फिंग बोलोगे? गुड। सेल्फिंग ऑफ F1 गिव F2, ठीक है। एंड क्रॉस ऑफ पेरेंटल गिव F1। तो जब पेरेंटल करते हैं तो क्रॉस करते हैं, और F1 करता है तो क्या करता है? सेल्फिंग करता है। ठीक है बच्चों। हाँ सर। फिनोटाइप क्या होता है? Morphological character. जीनोटाइप क्या होता है बच्चों? Morphological character. जीनोटाइप एक्चुअली में इंटरनल कैरेक्टर्स को, जो जीन का एक्चुअल सेटअप होता है विद इन द क्रोमोसोम, उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। इससे मॉर्फोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। ये इंटरनल जेनेटिक सेटअप को बोलते हैं हम। व्हाट इज प्योर ब्रीड? प्योर ब्रीड किसको कहते हैं बच्चों? कुछ बच्चों की आवाज तो आ रही, लेकिन पता नहीं डेफिनेशन बता रहे हैं बच्चे की, किसी को डांट रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। प्योर ब्रीड उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर को कई जनरेशन तक होल्ड करके रखते हैं। अंडरस्टूड? हाँ सर। अगर कोई टॉल है और उसके पेरेंट भी टॉल था, उसके पेरेंट का पेरेंट भी टॉल था, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्योर ब्रीड। मेंडल को प्योर ब्रीड की जरूरत क्यों पड़ी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई मेंडल नीड्स प्योर ब्रीड? एनीवन विद द आंसर? एनीवन विद द आंसर? Because progeny have no mixing character. Okay. Suppose that Mendel want to take homozygous allele of tall plant, ठीक है, but how Mendel knows that it is homozygous? I guess because ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस तो तब कराएंगे ना जब उनका कोई जनरेशन आएगा, अगला जनरेशन। वो तो अपने रिजल्ट को देखने के लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस, जब पहली बार उनको डोमिनेंट लेना हुआ, ठीक है, या रेसेसिव ही लेना हुआ, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये प्योर रेसेसिव है या प्योर डोमिनेंट है? जीन तो वो देख नहीं सकते। इसके लिए वो क्या करते थे बच्चों? प्योर ब्रीड लेते थे। क्या लेते थे? प्योर ब्रीड। तो प्योर ब्रीड लेने का क्या फायदा होता था कि उनको ये पता रहता था कि अगर कोई जनरेशन 3 to 4 कोई कैरेक्टर 3 to 4 जनरेशन तक सेम टाइप का है तो वो क्या है? होमोजाइगस है, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रेसेसिव हो। नाउ लेट्स कम टू हिज फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्रॉस आप लोग देख रहे हो बच्चों?
The cross is visible to all of you or not? सर ओके, तो F1 जनरेशन में जब हमने होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल को और होमोजाइगस रेसेसिव ड्वार्फ को क्रॉस कराया, तो हमको F1 जनरेशन क्या मिला बच्चों? हेटेरोजाइगस स्टॉल पे Yes, we found all the progenies are homozygous tall. हमको मिला कि सारे के सारे प्रोजेनीज जो हैं वो क्या है, होमोजाइगस टॉल है। ठीक है, इसमें F1 में। नहीं होगा। ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए मेंडल ने क्या किया बच्चों? हेटेरोजाइगस नहीं होगा। सॉरी, हेट्रोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस। सॉरी, ऑल द प्रोजेनीज आर हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, मेंडल को तो सब टॉल ही दिख रहे थे, तो मेंडल ने कंफर्म करने के लिए क्या किया बच्चों? सेल्फिंग नहीं, मेंडल ने टेस्ट क्रॉस किया। क्या किया बच्चों? टेस्ट क्रॉस किया। अब मेंडल ने टेस्ट क्रॉस किया, सारे प्रोजेनीज उनको पता चल गए कि सारे के सारे क्या हैं, हेट्रोजाइगस टॉल है। फिर उन्होंने सेल्फिंग कराई। F1 जनरेशन के बीच में क्या कराया बच्चों? सेल्फिंग। और सेल्फिंग कराने के बाद उनको क्या मिला? क्या मिला? 25% होमोजाइगस स्टॉल। हाँ, मतलब 1 रेशियो या 25% प्लांट्स जो मिले वो क्या मिले? प्योर टॉल, मतलब होमोजाइगस थे। 50% या 2 रेशियो जो था वो क्या था? हेट्रोजाइगस टॉल था। और अगेन 1% जो लास्ट में था वो क्या था बच्चों? होमोजाइगस स्टॉल। होमोजाइगस डॉर्फ। जो डॉर्फ होगा या रेसेसिव होगा वो तो हमेशा क्या होगा, मतलब होमोजाइगस ही होगा। जो डोमिनेंट होता है ना वो या तो होमोजाइगस हो सकता है, हेट्रोजाइगस हो सकता है। जो रेसेसिव है वो हमेशा होमोजाइगस ही होगा। इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस कहाँ प्रूव हुआ बच्चों? लॉ ऑफ डोमिनेंस किस जनरेशन में प्रूव हो गया? F2 F1 में नहीं हुआ? F1 में। F1 में भी तो हो गया। आप देखिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया जो होमोजाइगस था, एक डॉर्फ प्लांट लिया जो होमोजाइगस रेसेसिव था, क्रॉस कराया, सारे के सारे उनको क्या मिले? हेट्रोजाइगस टॉल मिल गए। तो हेट्रोजाइगस मिल गए तो उन्होंने देखा ना कि एक कैरेक्टर इसमें डॉर्फ है, स्टिल वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहा है। तब उन्होंने क्या दिया? लॉ ऑफ, क्या दिया बच्चों? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब आप बताइए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? What does law of dominance told? दो मिनट होल्ड करते हैं बच्चों, अजान हो रहा है, अजान हो जाए उसके बाद पढ़ाते हैं। बस 2 मिनट होल्ड कीजिए। अगर एक एली के अंदर
ठीक है बच्चों, बताइए व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। के साथ दो एलिल प्रेजेंट होंगे तो जो डोमिनेंट है वो वाला एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, द जीन विच शोज इट्स कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकली और एक्सटर्नली नोन एज डोमिनेंट एंड द जीन विच कांट रिप्रेजेंट इज नोन एज रेसेसिव। ठीक है बच्चों। अच्छा, मेंडल ने बोला कि टोटल जो रेशियो है वो 1:2:1 आया, 1:2:1 आया। ठीक है, तो प्लांट्स कितने आए होंगे बच्चों, आपको क्या लगता है? व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ प्लांट इफ द रेशियो इज 1:2:1? अगर मैं तुमको कह देता हूं कि देयर आर टोटल 620 प्लांट्स जो F2 जनरेशन में आए, ठीक है, और तुमको फाइंड आउट करना है कि इसमें से प्योर रेसेसिव कितने हैं। टेल मी व्हाट इज द रेशियो। कुछ भी हो सकता है सर। कुछ भी हो सकता है, आओ, ये नीट का क्वेश्चन है, ऐसे मत बोलो कुछ भी हो सकता है। मेंडल मेंडल का F2 जनरेशन में 620 प्लांट आया, सपोज दैट। 130 तो 100 तुम क्या करोगे, 620 को अपॉन 4 कर दोगे, 155 अपॉन 4 कर दोगे तो क्या आएगा, 155। 155 वेरी गुड। 155 क्या आएंगे, प्योर रेसेसिव आएंगे। 2 × 155 क्या आएंगे, हेट्रोजाइगस आएंगे। और अगेन 155 क्या आएंगे बच्चों, कैपिटल टॉल, सिर्फ कैपिटल टी आएंगे। गॉट इट। ऐसे एग्जाम में मत लिख देना कुछ भी आएगा, ठीक है। अच्छा, मेंडल का क्या एग्जैक्ट यही रेशियो आ रहा था, अगर पूछ लिया गया तो? नहीं सर, अप्रोप्रिएट आ रहा था। उनका जो रेशियो था वो अप्रोक्स यही आ रहा था। कभी भी आप क्या कहेंगे, अपेरेंटली यही आ रहा था, ठीक है, एग्जैक्ट यही नहीं आ रहा था। नाउ कम टू ड्रॉबैक्स ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड देयर आर हाउ मेनी ड्रॉबैक्स बच्चों, बताइए। There are few drawbacks. The first one is incomplete dominance. Second one is कोडोमिनेंस। codominance. Next one is प्लियोट्रॉपिक। very good, pleiotropism. एपिस्टासिस Next one is epistasis is not the drawback of dominance. Yes, polygenic inheritance. So let's start with incomplete dominance. What is incomplete dominance and how it is the drawback of Mendel's law? Anyone? What is incomplete dominance and how it is the uh, drawback of Mendel's law? Phenotypic and genotypic ratio is equal. Okay, good. How it is equal? दोनों रेशियोज इक्वल कैसे हो गए? मेंडल के अकॉर्डिंग जो होमोजाइगस होगा डोमिनेंट,
या जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा वो सेम तरह का फिनोटाइपिक रेशियो शो करेगा या सेम तरह का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा क्या होता है जो रेशियो चेंज हो जाता है, जल्दी बताइए। व्हाट हैपेंस इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बच्चों हेट्रोजाइगस जो होता है वो नाइदर डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है नॉर रेसेसिव कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, वो एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो करने लगता है जिसके वजह से हेट्रोजाइगस अपना एक अलग फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करता है, होमोजाइगस डोमिनेंट अपना एक अलग कैरेक्टर शो करता है और होमोजाइगस रेसेसिव अपना एक अलग कैरेक्टर शो करता है। कोई एग्जांपल बता सकते हैं इसका आप लोग? विलेज चलापा। मेरा मेरा विलेज जलापा। ठीक है, तो मेरा विलेज जलापा का रेशियो क्या आता है? फिनोटिपिक रेशियो बताइए क्या आता है? 1:2:1। 1 किसका रेशियो है? कौन से फ्लावर का? रेड फ्लावर का। 2 किसका रेशियो है? पिंक फ्लावर का। पिंक फ्लावर क्या है? डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट डोमिनेंट? नहीं है और रिसेसिव भी नहीं है, अलग ही कैरेक्टर। हाँ, वो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है और उसने ना डोमिनेंट का कैरेक्टर शो किया ना ही रेसेसिव का कैरेक्टर शो किया। ठीक है, और फाइनली 1 रेशियो जो होता है वो व्हाइट फ्लावर का आता है जो कि प्योर रेसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, okay, come to the next topic, that codominance. What is codominance बच्चों? Can anyone define the term? डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों का मिक्सिंग एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। दोनों का मिक्सिंग एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है या दो अलग कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं? डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही शो करेगा। हाँ ठीक है, तो कहने का मतलब है जहां पर डोमिनेंट भी अपना कैरेक्टर पूरी तरह शो करे और रेसेसिव भी अपना कैरेक्टर पूरी तरह शो करे। ठीक है, वहां पर क्या होता है बच्चों? वहां पर क्या होता है? कोडोमिनेंस होता है। इसमें ब्लड ग्रुप छोड़ करके बताइए और क्या हो सकता है अपार्ट फ्रॉम ब्लड ग्रुप? स्किन कलर। वेरी गुड, स्किन कलर। किसमें? इसमें स्किन कलर, जल्दी बताइए। मैन की स्किन कलर में। कैटल्स में। किसमें? जनरली कैटल्स में देखने को मिलता है या कुछ चिकन्स में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि पेरेंट का एक कलर है, दूसरे पेरेंट का दूसरा कलर है और बच्चे में वो दोनों कलर देखने को आते हैं। आपने कभी कुत्ता देखा है? एक कुत्ते का मान लो जो फादर है वो ब्लैक कलर का है और जो मदर है वो ब्राउन कलर की है, व्हाइट कलर की है, और जो बच्चा होता है वो ब्लैक व्हाइट कलर का होता है, इसमें ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं बीच बीच में। कभी देखा है ऐसा आप लोगों ने? या गाय गाय भैंस में तो देखा ही होगा अक्सर कि व्हाइट और ब्राउन दो कलर आ जाता है अक्सर स्किन पे। तो इसका मतलब एक पेरेंट ब्राउन कलर का था और एक पेरेंट व्हाइट कलर का स्किन कलर लिया था। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. अच्छा बच्चों, जब हम लोग कोडोमिनेंस की बात करते हैं तो वहां पर एक और टर्म आता है, मल्टीपल एलिलिज्म। ये क्या होता है और ये भी ड्रॉबैक है? मल्टीपल एलिलिज्म
जल्दी बताइए बच्चों, मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है? क्या नहीं है सर? वाह, मतलब नाम में ही मतलब छुपा हुआ है। मल्टीपल मतलब व्हाट? मैनी। मल्टीपल मतलब मैनी, एलील मतलब पेयर ऑफ जीन्स। तो जब कोई, मेंडल ने क्या बोला, एक कैरेक्टर के लिए वन पेयर ऑफ जीन होता है। तो अगर कोई एक कैरेक्टर के लिए वन पेयर ऑफ जीन से ज्यादा है, वन पेयर ऑफ जीन से ज्यादा जीन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक कैरेक्टर को, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको क्या कहते हैं बच्चों? मल्टीपल एलिलिज्म। सपोज दैट देयर इज अ जीन, सॉरी, देयर इज अ जीन IA, IB एंड स्मॉल आई, दैट इज O। ये किसके लिए जीन है? ब्लड ग्रुप के लिए है। तो ब्लड ग्रुप को आपके 3 जीन्स मिल करके शो कर रहे हैं, ठीक है? और मेंडल के अकॉर्डिंग कितने जीन्स शो करने चाहिए? जस्ट अ पेयर ऑफ जीन। तो मेंडल के अकॉर्डिंग एलील मस्ट बी हैविंग 2 जीन्स ओनली। तो अगर किसी एलील में 2 जीन से ज्यादा आ गए तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टीपल एलिमेंट। मल्टीपल एलिलिज्म। प्लियोट्रॉपिज्म बताइए। Find one gene control many characters. वेरी गुड। तो प्लियोट्रॉपिज्म में क्या होता है? एक जीन है, सिंगल जीन, जो कि मल्टीपल कैरेक्टर्स को क्या करता है? कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? तो वन जीन कंट्रोलिंग मल्टीपल कैरेक्टर। ऐसा हो सकता है क्या बच्चों, एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर को शो कर सकता है क्या, कंट्रोल कर सकता है क्या? ये कॉमन होता है या फिर रेयर है? रेयर मैकेनिज्म है, वेरी गुड। ये जनरली नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या करने लगता है? कंट्रोल करने लगता है। इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो? फेनाइल केटोन्यूरिया, वेरी गुड। तो फेनाइल केटोन्यूरिया कैसे मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है? ये बताइए। नहीं है सर। ये ऐसे कौन कौन सा, क्योंकि ये तो डिसऑर्डर है ना, तो फिनाइल केटोन्यूरिया कौन कौन से मल्टीपल इफेक्ट शो कर रहा है? Mental retarded, loss of hair, loss of skin pigment. वेरी गुड। तो बेसिकली क्या है कि ये हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को भी कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन के फीचर्स को भी कंट्रोल करता है, और बहुत से अदर मल्टीपल कैरेक्टर्स को शो करता है। एक और चीज है बच्चों इसमें, इसका नाम है एल्बिनिज्म, जो इसमें आता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आता है। क्या नाम है? एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म जानते हैं आप लोग? क्या होता है एल्बिनिज्म? बहुत कॉमन टर्म है। कभी आपने सड़क पे ऐसे आदमी चलता हुआ देखा है जो सर से लेकर पैर तक एकदम गोरा होता है? हाँ सर।
मतलब इतना गोरा होता है कि उसका जो आंख की पलकें होती है ना, आईब्रोज, वो भी व्हाइट होती हैं। देखा है बच्चों? सर उसी बीमारी को एल्बिनिज्म कहते हैं। ठीक है? लैक ऑफ टोटल मेलेनिन, मेलेनिन का पूरा लॉस हो जाना एल्बिनिज्म कहलाता है। ये तो खैर एल्बिनिज्म था। हाउ एल्बिनिज्म इज द एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपिज्म। ये कौन कौन से कैरेक्टर शो कर रहा है? अभी मैंने कहा इसमें बाल भी सफेद हो जाता है और स्किन भी सफेद हो जाता है, तो हेयर का कलर और स्किन का कलर, दो कैरेक्टर यहाँ पे देख वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नेक्स्ट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पहले तो तुम लोग ये बताओ कि मल्टीपल एलिलिज्म और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में डिफरेंस क्या है? क्योंकि मल्टीपल एलिलिज्म में भी एक से ज्यादा पेयर ऑफ जीन जो है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। पॉलीजेनिक में भी एक से ज्यादा पेयर ऑफ जीन्स जो है वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉलिटेक्निक में अलग अलग लोकस रहता है, बट मल्टीपल एलिमेंट एक ही लोकस में रहते हैं सब लोग। वेरी गुड आंसर। मल्टीपल एलिलिज्म में जीन्स तो मल्टीपल होते हैं लेकिन एलील एक ही होता है। मतलब वो 3 हो 4 हो लेकिन वो लोकस एक ही होगा, तो उनका जो एलीलिक सेट होता है वो एक ही होता है। जबकि पॉलीजेनिक में क्या होता है कि लोकस अलग होने की वजह से जो एलील का पेयर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों? तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मल्टीपल जीन्स ऑन टू मल्टीपल लोकस या लोकेशंस क्या करते हैं, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। इसका कोई एग्जांपल? स्किन कलर, स्किन कलर। देखो आपके जितने एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, स्किन कलर, बॉडी वेट, बॉडी हाइट, ये सब इसमें आ जाएगा। हाउ? बताइए। देखो बच्चों, आपकी जो स्किन होती है ना वो मल्टीपल प्लेसेस पे अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। ठीक है? बिकॉज यू ऑल नो दैट स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन प्रेजेंट इन योर बॉडी। स्किन आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है और वो एक्वायर्ड ट्रेट में भी अपने कैरेक्टर को शो करता है, इनहेरिटेड में भी अपने आप को शो करता है। आप जब धूप से बहुत ज्यादा होके आ जाते हो तो मेटाबॉलिज्म के कारण स्किन का अलग इफेक्ट होता है। ठीक है? आप जब पैदा हुए होते हो तो आपका कलर एकदम अलग होता है, आप जब बड़े हो जाते हो थोड़ा सा स्किन कलर चेंज हो जाता है। ये जो स्किन के कलर को क्या एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है, आपको लग रहा है? नहीं, स्किन को वेरियस वेरियस जीन्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है? यही वजह है कि स्किन के कलर को मल्टीपल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी फैक्टर। अगर कोई पैदा गोरा हो गया है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो जब जवान होगा तो एकदम गोरा ही होगा। वो फेयर कलर भी हो सकता है। और अगर कोई फेयर कलर का पैदा हुआ है तो ऐसा नहीं कि वो आगे चल करके काला ही हो जाएगा, वो आगे चल करके बहुत गोरा भी हो सकता है। और ऐसे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने जरूर देखे होंगे, मैंने तो बहुत देखे हैं। स्पेशली मैंने ऐसे मतलब लोगों को देखा है जिनका कलर काफी ज्यादा क्या होता है, डार्क होता है, लेकिन जैसा ही पैसा कमाने लगते हैं अचानक से गोरे हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा फेयरनेस क्रीम जो है वो क्या है बच्चों? पैसा है। समझ में आया?
जैसे पढ़ो लिखो पैसा कमाओ, जितना ज्यादा पैसा कमाओगे उतना ही ज्यादा अच्छे होते चले जाओगे। सारा ट्रीटमेंट जो है वो पैसा ही है। खैर, so we have discussed almost every thing that comes under the drawback of Mendelian law. अच्छा, अब एक बात बताइए बच्चों, इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं मेंडेलियन लॉ में, तो मेंडल के फर्स्ट लॉ को क्या हो जाना चाहिए? फ्लॉप हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो मान लिया जाए मेंडल के फर्स्ट लॉ को हम लोग खराब, बताइए आपका दिल दिमाग क्या कहता है कि मेंडल के फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या किया जाए? पूरी तरह से हटा दिया जाए कि नहीं यार ये चलेगा नहीं, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, या इसको एक्सेप्ट किया जाए? तो कर देना चाहिए। मेंडल के इस लॉ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसलिए बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस लॉ इज एप्लीकेबल। ठीक है, जो ड्रॉबैक्स थे वो कम है, रेयर है, और कुछ स्पेशल कंडीशंस, कभी कभी कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही होते हैं। इस वजह से उन ड्रॉबैक्स को क्या है बच्चों, नहीं माना जाता है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा से अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, आज भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, और आगे भी इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फिट बैठता है, और उनके ज्यादातर कैरेक्टर्स के ऊपर भी क्या होता है, ये फिट बैठता है। अंडरस्टूड? जैसे तुमने तुमने अभी कोडोमिनेंस पढ़ा, तो कोडोमिनेंस तुम्हारे साथ तो नहीं हो रहा है ना? ब्लड का अगर ग्रुप छोड़ दिया जाए तो और कोई तो कोडोमिनेंस नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मम्मी के बाल का कलर सफेद है और पापा के बाल का कलर ब्लैक है, तो तुम्हारा आधा बाल सफेद आ रहा है और आधा बाल ब्लैक आ रहा है, या तुम्हारा बाल ग्रे कलर का आ रहा है। मम्मी के आंखों का कलर ब्लू है और पापा के आंखों का कलर ब्राउन है, तो तुम्हारा एक आंख ब्राउन कलर का है, एक आंख ब्लू कलर का, ऐसा भी तो नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। तो ये नॉर्मल केस नहीं है ना बच्चों। नॉर्मली क्या होता है, हम अपने पेरेंट का कोई एक कैरेक्टर ही इनहेरिट करते हैं ना, जो डोमिनेंट होता है। तुम सब लोग कुछ ना कुछ कैरेक्टर तो इनहेरिट किए हो ना। तो ऐसा तो कोई नहीं है ना कि किसी का आधा नाक मम्मी पे गया हो और आधा नाक पापा पे गया हो, ऐसा तो नहीं है ना। नाक एक कैरेक्टर है, वो या तो मम्मी पे गया होगा या तो पापा पे गया होगा। आंख भी एक कैरेक्टर है, या तो मम्मी पे गया होगा या तो पापा पे गया होगा। ये है या नहीं है आपके जी? बोलिए। बोलिए, कोई कुछ कह रहा था और? नेक्स्ट लॉ पढ़ा जाए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सबसे पहले बच्चों, ये कौन सा लॉ है? ये यूनिवर्सल लॉ है। कैसा लॉ है बच्चों? यूनिवर्सल लॉ किसको कहते हैं बच्चों? यूनिवर्सल लॉ किसको कहते हैं बच्चों? वैलिड इन ऑल यूनिवर्स। यूनिवर्सल लॉ उसको बोलते हैं जिसका कहीं भी कोई भी एक्सेप्शन ना हो। ठीक है,
तुम सोचो वो बंदा जिसको जीन के बारे में कुछ नहीं पता, वो एक लॉ दे रहा है और आज तक उस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं हो पाया। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है बच्चों। तो क्या कहता है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? मैंने क्लास के स्टार्टिंग में एक बात कही थी बच्चों कि जो डोमिनेंट जीन होता है, जो रेसेसिव जीन होता है, ये इसमें से कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ एक्सटर्नली अपने आप को शो कर पा रहा है इसलिए डोमिनेंट है, या नहीं कर पा रहा है इस वजह से रेसेसिव है। लेकिन इसमें से कोई छोटा या बड़ा आप नहीं कह सकते, किसी को वीक नहीं कह सकते, किसी को आप स्ट्रांग नहीं बोल सकते। और इसका प्रूफ कौन देता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कौन देता है बच्चों प्रूफ? ऑफ सेग्रीगेशन। अगर किसी को लगता है कि रेसेसिव जीन कमजोर होता है या कम पाया जाता है, तो आप इतना समझ लीजिए कि दुनिया में मेल्स या तो कम पाए जाते या तो नहीं होते, क्योंकि मेल किस जीन से बने हैं? यस, मेल्स आर मेड फ्रॉम रेसेसिव जीन, जो वाई क्रोमोसोम पे होता है। अंडरस्टूड? हाँ सर। तो इसीलिए हम कह रहे हैं रेसेसिव वीक नहीं है, बस वो अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है, और जब करेगा तो फिर उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी दिखेगी। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है बच्चों, बताइए जल्दी से। बताइए बच्चों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? किसी को नहीं पता लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जल्दी बताइए बच्चों। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, इतना हिंट दे रहा हूं मैं, जब क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, तो ऐसा क्या होता है बच्चों गैमेटोजेनेसिस में? एक डिवीजन होता है जिसका नाम क्या है बच्चों? मियोसिस। गैमेटोजेन मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? कई बार तो लगता है। गैमेटोजेनेसिस में कौन सा डिवीजन होता है बच्चों? मियोसिस। तो जब मियोसिस होता है तो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों पेयर ऑफ जीन में से दोनों पेयर भेजते हैं या सिंगल भेजते हैं? बताइए। सिंगल भेजते हैं ना बच्चों? तो बताइए, सिंगल में मेल और फीमेल जो सिंगल जीन भेज रहे हैं, ठीक है, उस सिंगल में किसके जाने के चांसेस है? डोमिनेंट वाले के कि रेसेसिव के? डोमिनेंट। यही आप गलती करती है। कोई भी आ सकता है सर। दोनों के जाने के चांसेस क्या है बच्चों? इक्वल है या फिर यूनिफॉर्म है। इसको हम 50-50% कहते हैं। समझे? समझ गए? हाँ सर। इसीलिए इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो कोई दुनिया की कोई ताकत ये नहीं बता सकती कि बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल, क्योंकि फीमेल क्या है? फीमेल किस जीन से बनता है?
डोमिनेंट वाले क्रोमोसोम और जीन से बनता है, और मेल रेसेसिव वाले से बनता है, ठीक है। लेकिन अगर डोमिनेंट ज्यादा होता, गैमेट में डोमिनेंट ज्यादा होता तो फीमेल बनने के चांसेस ज्यादा होते ना। हाँ सर। दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई ओझा, कोई इंसान ये नहीं बता सकता कि मेल, स्पर्म जाने के बाद भी नहीं बता सकता कि मेल बनेगा या फिर फीमेल। अंडरस्टूड? हाँ सर। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जा रहा है, और यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। तो मैं एक बार समरी कर देता हूं इसका कि ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस व्हेन मियोसिस हैपेंस इन सेक्स सेल्स, ठीक है, देयर इज इक्वल चांस ऑफ गेटिंग द बोथ द जीन्स, देयर इज इक्वल चांस ऑफ गेटिंग बोथ द जीन्स इन विच सेल? जल्दी बताइए। इन सेक्स सेल्स और गैमेट्स। अंडरस्टूड? सर सर। ठीक है। तो मेल है या फीमेल है, उसके पास डोमिनेंट है कि रेसेसिव है। जब गैमेट बन रहा होता है ना, तो गैमेट ये नहीं देखता है कि तुम डोमिनेंट हो, तुम रेसेसिव हो। गैमेट को क्या है, कोई एक कैरेक्टर चाहिए, कोई एक जीन चाहिए, और गैमेट जो है ना, वो ऐसे ही फैसला ले लेता है कि तुम भी चलोगे तो ठीक है, नहीं तो रेसेसिव चलेगा तो भी ठीक है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। हाँ सर। और ये किसी भी जानवर, किसी भी पेड़ पौधे, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये लॉ फॉलो होता है। गॉट इट? हाँ सर। और इस लॉ को अगर आप लोगों को इसका ड्रॉबैक खोजना है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि मियोसिस होने के बाद कौन सा सेल डिप्लॉयड से हैप्लॉयड नहीं हो रहा, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही रह जा रहा है, तो तुमको ऐसा कोई सेल नहीं मिलेगा। गॉट इट? सर। तो बच्चों, लेस और मोर आज का यहीं पे हम लोग सम अप करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ना है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उससे भी इंपॉर्टेंट है उसके ड्रॉबैक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग एपिस्टेसिस पढ़ेंगे, ठीक है, लीथल जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रेसेसिव एपिस्टेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं वहां पर, अलोंग विथ